Good morning, everyone. My lesson number is lesson number 7A, Nutrition, Health and Hygiene. न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। WHO के अनुसार सिर्फ वही व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है जिसे कोई रोग नहीं होते हैं, बल्कि वो व्यक्ति स्वस्थ होता है जो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। स्वास्थ्य के कई पहलू होते हैं, जैसे सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल हेल्थ के बारे में। सोशल हेल्थ मतलब वो व्यक्ति जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, समाज में सबको अपने साथ लेकर चलता है समाज की भलाई के लिए, वही व्यक्ति जो होता है सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। मेंटल हेल्थ मतलब कि मानसिक स्वास्थ्यता। ऐसा व्यक्ति जो बहुत काम हो, नेगेटिव वाइब से दूर रहता हो, वो सिचुएशन के हिसाब से एक एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सके और हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चले, वही व्यक्ति ही मेंटली हेल्दी होता है। नाउ फिजिकल हेल्थ। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है, उसकी मांसपेशियां विकसित होती है तथा उसके बाल और त्वचा बिल्कुल चमकीले होते हैं। गहरी नींद, सामान्य भूख, ये सब जो होता है एक फिजिकली हेल्दी पर्सन के सिम्टम्स होते हैं। हेल्थ केयर। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का खुद जिम्मेदार होता है, परंतु ये एक पब्लिक कंसर्न भी है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है अपने देश के नागरिकों को अलग प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिसके कारण वो एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन जी सके। ये स्वास्थ्य सेवाएं कुछ इस प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। ये सेवाएं जो होती है वो सरकार द्वारा लगभग सभी गांव तथा जिलों में उपलब्ध कराई जाती है। इन 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 जगह के जो डॉक्टर होते हैं वो रोगी का निशुल्क जांच करते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर में माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है। कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रोगी को विशेष जांच चाहिए होती है या फिर उसको एडमिट करना पड़ता है, तो उस टाइम पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं के जो डॉक्टर होते हैं वो उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। उसके बाद आता है स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर। स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर में मीन उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं के स्वास्थ्य सेवाएं में रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा केंद्र जिला अस्पतालों से विशेष तरीके की जांच मिलती है। उसे इलाज और देखभाल जो मिलती है वो बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर करते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हमारे भोजन में जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारी बॉडी को उसी से न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। जैसे कि पोषण तथा स्वास्थ्य एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास भी पोषण पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य काफी हद तक उसके पोषण पर ही निर्भर करता है कि वो क्या खाता है, क्या पीता है। अ, पोषण पर ही निर्भर करता है। उचित पोषण के कारण ही कई व्यक्ति संक्रमणों से बच सकते हैं। जैसे हम अभी का एग्जांपल ले सकते हैं, अभी जैसे कोरोना वायरस है, तो अगर हम हेल्दी चीजें खाएंगे तो ही हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट। हम सभी जानते हैं कि भोजन और स्वास्थ्य का एक दूसरे से काफी हद तक संबंध है। शरीर को भोजन में उपस्थित पोषण तत्वों से ही पोषण मिलता है और पोषक तत्व की शरीर में अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, जिससे वो हमारी अलग अलग नीड्स को फुलफिल कर पाता है। पोषक तत्व को उचित मात्रा में ग्रहण करके ही कोई व्यक्ति जीवन और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिशंस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिशंस। पहले हम पढ़ेंगे
मैक्रोन्यूट्रिशंस के बारे में। ये जो मैक्रोन्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बहुत अधिक मात्रा में हमें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इनके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है वो है बीट, पाइनएप्पल, कैरेट, शलगम, गेहूँ, चावल, ये जो है इनके मेन सोर्सेस हैं। प्रोटीन भी हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाली इकाई, इसका जो सेल होता है, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये हमारी मांसपेशियों, त्वचा, नाखून, उनके निर्माण के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रोटीन होता है, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैट। वसा भी हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट होता है। वसा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। और वसा हीमोग्लोबिन के उत्पादन में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे उसमें भी वो फंक्शंस करता है। और जो वसा होता है, अगर हम उसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण कई सारे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये जो वसा होता है वो आइसक्रीम, पनीर, मक्खन और बेकरी के आइटम्स में मिलता है। वाटर, हमारे शरीर में 90% भाग जो है वो जल ही होता है और हमारे शरीर में जितनी भी फंक्शंस होते हैं वो तलर माध्यम से ही होते हैं। इसीलिए इसे मैक्रो में रखा गया है। सेकंड इज़ माइक्रोन्यूट्रिशंस। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में आवश्यकता कम होती है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। टोटल हमारे शरीर में 24 मिनरल्स होते हैं, जिसमें से 19 मिनरल बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। 19 में से कुछ मिनरल्स के एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम हमारे दाँतों की हड्डियों का निर्माण करता है और उन्हें मज़बूती प्रदान करता है। कैल्शियम जो होता है वो दूध से बनी हुई चीज़ें में, हर चीज़ों में होता है और सब्जियों में भी होता है, हरी सब्जियाँ, अनाज, इन सब में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है हमारे सेल्स की मरम्मत करने के लिए काम आता है और ये जो होता है मीट, फल, फ्रूट्स, इन सब में पाया जाता है। सोडियम जो होता है वो हमारे सोडियम भी हमारे जो द्रव होते हैं, द्रव्यों को संतुलन बना के रखता है, हमारे हार्मोन्स को। और ये जो होता है आयोडीन नमक जो होता है वो इसका मेन सोर्स है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आईसाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये हमारे रेड ब्लड सेल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो विटामिन ई होता है वो अंडे, दूध और मछली, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में फ़ॉस्फ़ोरस और कैल्शियम के साथ मिलकर बनता है। ये दाँतों और हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। और जो विटामिन डी के मेन सोर्सेज़ हैं वो है सनलाइट, फिश, बटर एंड मिल्क। विटामिन ई। विटामिन डी जो होता है वह रक्त के जमाव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और विटामिन ई की कमी से हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो। इसीलिए हमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन ई का जो मेन सोर्स होता है वो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सभी प्रकार की दाल, अंडा और साबुत अनाज, ये सब है। विटामिन ए का जो मेन वर्क होता है वो है ब्लड क्लॉट। वो ब्लड को एक थक्के में जमा करता है, इसीलिए जब बहने से जब हमें कोई भी घाव होता है तो वो रक्त को बहने से बचाव करता है, ज़्यादा ब्लड नहीं जाता। और ये जो टमाटर, पालक, बंद गोभी, मछली, ये सब जो है इनके मेन सोर्स है।
व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन वो स्थिति होती है जब बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। माल न्यूट्रिशन की स्थिति जब होती है जब बच्चा एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसके अंदर, तो बच्चा माल न्यूट्रिशन का यानी कुपोषण का शिकार हो जाता है। यदि बच्चा कुपोषण का शिकार होता है तो वो मेंटली, फिज़िकली और सोशली फिट नहीं होता। माल न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ओवर न्यूट्रिशन यानी अत्यधिक पोषण। जब व्यक्ति को अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा पोषक तत्व भोजन से प्राप्त कर लेता है तो वह अत्यधिक पोषण का शिकार हो जाता है। अत्यधिक पोषण में बच्चे मोटे हो जाते हैं, जैसा हमें इस प्रकार तस्वीर में दिखाया गया है। सेकंड है हमारा इनडेक्युवेट न्यूट्रिशन। जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों से कम अपने भोजन से प्राप्त करता है, तो वह इनडेक्यूट न्यूट्रिशन से ग्रस्त हो जाता है और उसे कई सारे रोग भी हो जाते हैं। अनबैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है? जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में पोषक तत्व के होने पर स्थान पर पोषक तत्व की मात्रा असंतुलित होती है। जैसे कि हम खाते तो हैं पर हम न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो वो अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन कहलाता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशंस वेल-बीइंग को अफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सेकंड है गुड हेल्थ फॉर ऑल। सबके लिए गुड हेल्थ होना, इंसान को अच्छा खाना चाहिए और गवर्नमेंट की भी जैसे कि होता है कि वो अपने देश के नागरिकों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराएँ। थर्ड है केयर फॉर वैल्यूएबल एंड फोर्थ इज़ सेफ एनवायरनमेंट, कि सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, तभी इंसान जो है स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जब हम अपने खाने से अपने शारीरिक जब हम अपनी शारीरिक पूर्ति के हिसाब से ज़्यादा पोषण ग्रहण कर लेते हैं तो वो ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। ओवर न्यूट्रिशन में अक्सर लोग मोटे हो जाते हैं और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन में जब हम जो चीज़ें हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीज़ें हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, अंडर न्यूट्रिशन वो होता है। और ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़, मज़दूर और किशोर वगैरह जो होते हैं वो अंडर अंडर न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। नाउ सैनिटाइज़ेशन एंड हाइजीन। सैनिटाइज़ेशन और हाइजीन जो है वो डायरेक्टली एनवायरमेंटल और पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। अगर हम साफ-सफाई रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसके 2 है, एक पर्सनल हाइजीन और एक एनवायरमेंटल हाइजीन। जो पर्सनल हाइजीन होता है वो अपने लिए होता है, जैसे कि डेली नहाना, समय पर नाखून काटना, हाथ धोना, ये सब जो है हमारे पर्सनल हाइजीन है। और एनवायरमेंटल हाइजीन होता है जैसे फूड सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई और ये सारी जो होता है वेक्टर कंट्रोल, ये सब हमारा जो होता है ये हमारा एनवायरमेंटल हाइजीन होता है। सो दैट्स इट, थैंक यू।